Hello everyone, our today's topic is electric potential energy. Actually इससे पहले की वीडियो में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Actually, electric potential is the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to the given point. But आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. It is also the amount of work done in moving the charges from infinity to their respective positions. Actually क्या है, अगर दो चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो वो एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के फील्ड में नहीं हैं. तो उस समय में अगर हम चार्जेस को मूव करें उनकी ही पोजीशंस के आसपास तो वो आपस में कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़ीरो. बट अगर हम उन्हें एक दूसरे की फील्ड की तरफ लेकर आए तो वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे. तो उस समय में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उन्हें किसी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे रखने के लिए दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Hence you can say that electric potential energy of a system of charges is the amount of work done in moving the charges to their respective positions from infinity. Okay, now electric potential energy of a system of charges is the amount of work done इन मूविंग दी चार्जेस. हम चार्जेस को ही मूव कर रहे हैं. जिस सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं उन पूरे के पूरे सिस्टम को हम किसी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लेके जाना चाहते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस फ्रॉम इन्फिनिटी. एक्चुअली अगर इन्फिनिटी पर ही चार्जेस को कंसीडर किया जाए तो वहाँ इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, ये हमें याद रखना होगा. बट गिवन पोजीशन पर आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस टू द रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी. नाउ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली एक्सप्रेशन के लिए पहले हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस को कंसीडर करना पड़ेगा. सिस्टम ऑफ चार्जेस में 2 चार्जेस भी हो सकते हैं, 3 चार्जेस भी हो सकते हैं, 4 चार्जेस भी हो सकते हैं, n नंबर भी हो सकते हैं. नाउ फर्स्ट व्हेन सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, हम पहले सिस्टम को सॉल्व करने वाले हैं जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है चार्जेस का जिसमें सिर्फ 2 चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2. व्हेन सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, what will be the electric potential energy of the system? 2 charges. Let's suppose the charges are Q1 and Q2. हम चार्जेस को Q1 और Q2 कंसीडर कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से इनकी पोजीशंस को लोकेट करते हैं. दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, y एक्सिस, x एक्सिस. These are 2 axes. Okay, now first of all the 2 charges Q1 and Q2 are located at infinity. दोनों के दोनों चार्जेस अभी इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे. Now we have to move them up to their respective position. Let this point is P1 at a position vector R1. You can say it is a position of that point. P2 second point, R2. These are the respective positions of Q1 and Q2. तो हमें मूव करके Q1 को P1 पे लेके आना है और Q2 को P2 तक मूव करके लेके आना है. और जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट चार्ज को मूव करके इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पर लेकर आते हैं. बट पहले कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो जब पहले से कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो कोई भी अपोज नहीं करेगा. तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 work done in moving charge Q1
moving charge Q1 from infinity to P1 R1 to P1 R1 लोकेशन जो हमने कंसीडर की है, लोकेशन P1 R1। तो कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। जब कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो वो कोई अपोज नहीं करेगा, तो इसलिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट वर्क डन हो जाएगा 0, डेट इज Q1 को उसकी लोकेशन पर लाने में हमें वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रेजेंट टू अपोज, क्योंकि अपोज करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट टू अपोज, दैट्स वाई W1 विल बी 0। तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। नाउ अब फर्स्ट चार्ज Q1 P1 लोकेशन पर आ चुका है, P1 R1। नाउ अगर हम Q2 चार्ज को अब P2 पॉइंट पर लेकर आना चाहते हैं, तो जब P2 पॉइंट पर लाना चाहेंगे तो P1 उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो हमें उसी फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, लेट्स सपोज इट इज R12। हम इस डिस्टेंस को R12 ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। नाउ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q2, अब हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि Q1 चार्ज अपोज करेगा। नाउ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2, मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to point P2 R2 लोकेशन Q2 को लेकर आना है P2 R2 लोकेशन पे। इन द फील्ड ऑफ Q1, हमें Q1 की फील्ड में लेके आना है, मीन्स वो अपोज करेगा, वो जो अपोज करेगा उसके अगेंस्ट जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो किस तरह से हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला हम बना सकते हैं? तो हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो हम पहले समझते हैं कि वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है। एज वी नो, एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, V इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज। या हम कोई भी गिवन चार्ज को मूव करना चाहते हैं ना, क्योंकि हमें सेकंड चार्ज लेके आना तो W2 वर्क डन करना पड़ेगा। हम किसकी फील्ड में लाना चाहते हैं? पहले चार्ज के, तो हमें पहले चार्ज के पोटेंशियल में चार्ज को लेके आना तो W2 V1 इंटू Q2 मीन्स टू से हमें V1 मतलब पहले चार्ज के पोटेंशियल में लेके आना है दूसरे चार्ज को। तो आपका फॉर्मूला बन सकता है W2 विच इज पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1, पहले चार्ज का पोटेंशियल किस लोकेशन पर जहां चार्ज लेकर आना है, पोटेंशियल ऑफ Q1 एट P2 R2, मतलब पहले चार्ज का पोटेंशियल उस पॉइंट पर जहां पर चार्ज को लेकर आना है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ Q1 एट P2 R2 इंटू Q2 एज पर द फॉर्मूला। तो इस तरह हमें पहले चार्ज के पोटेंशियल में उसके फील्ड में चार्ज को लेकर आना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 पहला चार्ज का पोटेंशियल है, किस पॉइंट पर है? P2 R2, जो कि लोकेशन कितनी दूरी पर है? R12। दिस वन इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज इनटू Q2। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to the given point P2 R2, 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 upon R12. Now what is the total amount of work done? Now total work done W1 plus W2। W1 is 0 क्योंकि W1 0 है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा पहले चार्ज को लाने में। W2 is this one, therefore W 0 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. This work done will convert in electric potential energy of the system, Q1 Q2 upon R12. This is the amount of work done, and this work done is stored as electric potential energy of the system. This work done
is stored as, this work done is stored as electric potential energy. Electric potential energy of the system. You can say electric potential energy of the system, which is U. हम U से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके स्टूडेंट, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन सिस्टम हैज टू चार्जेस Q1 एंड Q2. दिस वन. नाउ इसके बाद अगर हमारे पास इससे ज़्यादा चार्ज हो, डेट इज वी हैव अ सिस्टम having 3 charges. When system has 3 charges, when the system has 3 charges, जब सिस्टम में 3 चार्ज हो, let's suppose they are Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3, 3 charges. System has 3 charges, Q1 Q2 Q3. Again कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझते हैं इनकी लोकेशंस एक बार हम पॉइंट आउट करते हैं. ये कहाँ पर रखे हुए हैं, y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ओरिजिन. नाउ लेट्स सपोज दिस इज Q1 Q2 and Q3 at infinity. All 3 are situated initially infinity. P1 R1 first location, P2 R2 of location of second charge where we have to move the charge, P3 R3. Okay students, now we have to move the charge Q1 Q2 Q3 which are at infinity to their respective positions. उनके respective position तक लेकर आना है. Now when we move first charge, there is no charge available, so work done will be 0. Same case, क्योंकि पहले से कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है अपोज करने के लिए, तो वर्क डन क्या रहेगा, 0. वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू P1 R1. वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू P1 R1, W1 which is 0. Why? Because no electrostatic field present to oppose. No electrostatic field present to oppose. Field present to oppose. Oppose करने के लिए कोई भी electrostatic field अवेलेबल नहीं है. Now work done in moving charge Q2. फर्स्ट चार्ज आ चुका है अपनी लोकेशन पर, डेट इज P1 R1 लोकेशन पर आ चुका है. नाउ वी हैव टू मूव Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू लोकेशन P2 R2. इस लोकेशन पर लेके आना है, बट पहले से Q1 अवेलेबल है, ये अपना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज नाउ R12. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट W2. हमें W2 कैलकुलेट करना है, जो कि वर्क डन होगा इन मूविंग द चार्ज Q2 एट लोकेशन P2 R2 इन द फील्ड ऑफ P1 R1, इन द फील्ड ऑफ Q1 which is situated at P1 R1. Now work done in moving charge Q2. Now work done in moving charge Q2 from infinity to P2 R2 at P2 R2 in field of Q1. Okay student, which is W2. सेम फॉर्मूला किस तरह से हमने फाइंड किया, हम फाइंड कर लेते हैं. हमने पहले एक फॉर्मूला डिराइव किया, डेट इज V एज पर द डेफिनेशन of the potential, it is V is equal to W upon Q. V is equal W upon Q. आपको मूव कौन सा चार्ज करना है, Q2. वर्क डन W2 in the field of V1. Now W2 is equal to V1 into Q2.
this one. This is the field of first charge at P2R2. Now this is the potential of Q1 at P2R2. Multiply Q2. This is the charge Q2. Now 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R12, this is the distance is R12, multiply Q2. This is the work done in moving charge Q2 in the field of Q1 Q2 upon R12. This is the work done W2. फर्स्ट चार्ज आ गया है, सेकंड चार्ज आ गया। अब हमें थर्ड चार्ज को मूव करना है P3R3 लोकेशन पर इन द फील्ड ऑफ Q1 इन द फील्ड ऑफ Q2। अब दोनों चार्जेस के फील्ड में हमें इस चार्ज को मूव करना है, तो दोनों के दोनों चार्ज अपोज करेंगे। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3 आर 2-3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 आर 1-3। नाउ we have to move the charge in the field of Q1 and Q2. Now work done in moving charge Q3। अब की बार हम Q3 चार्ज को मूव करना चाहते हैं। Now work done in moving charge Q3 from infinity to the position P3R3, from infinity to P3R3 in the field of Q1 and Q2. Okay students, now how we can calculate W3? now एक फॉर्मूला से समझते हैं। Same case, V is equal to W upon Q. Now we have to move Q3. Work done will be W3. Now in the potential of first and second charge, potential of both the charges, W3 is V1 and 2, that is potential of both the charge into Q3. Now this is the formula, and this is the potential of first charge and second charge at third location P3R3. That is at this point potential of both the charges। तो इसके potential में हमें इसे लेकर आना, that is इसके field में हमें लेके आना। तो आप लिख सकते हो potential of Q1 and Q2 at P3R3। इस पोजीशन पर इन दोनों चार्ज का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q3, this one। Okay students, now what will be the formula of potential of first charge at location P3, which is at a distance of R13? Now 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का डिस्टेंस R13 प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R 2 and 3 R23, this distance is R23 multiplied by Q3. Now W3 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23. This is the amount of work done in moving the third charge to its respective position. Now total work done. Now what will be the total work done? Now the total work done W will be W1 plus W2 plus W3. W1, W2, W3. Now what is W1? W1 is 0 and W1 0 and 0 plus W2 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 Q1 Q2 upon R12 plus W3 अभी कैलकुलेट किया हमने 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus 1 upon 4 pi epsilon naught
Q2, Q3 or Q3. This is the work done. This is the total work done in moving the charges from infinity to their respective position. 1/4 एप्सिलॉन सब में कॉमन है, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23. This is the amount of work done, and this work done will convert as electric potential energy of the system, or in the form of summation. आप इसे समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन. देयर आर 2 टर्म्स, तो आप 2 टाइम्स समेशन लगा सकते हो. समेशन आप जनरल फॉर्म में लिखोगे क्यू जे आर आई जे. आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 3 तक जा रही है क्योंकि 3 चार्जेस हैं हमारे पास. जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर भी 3 तक जा रही है, बट कहीं भी आई और जे सेम नहीं हो सकते. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर हम इस टर्म को ओपन करके दोबारा लिखते हैं तो हमारे पास 3 टर्म्स वापस नहीं आती, हमारे पास 6 टर्म्स वापस आएंगी. कैसे? कुछ वैल्यू पुट आउट कर डाउन करके देख लेते हैं. जैसे मैं अगर Q1 की जगह 1 और Q2 की जगह 2 रखता हूँ, दूसरे केस में Q1 की जगह 2 और Q2 की जगह 1 रखता हूँ, इसी तरह 1 3 3 1 3 2 3 3 2, तो हमारे पास 6 टर्म्स आ जाती हैं. तो हमारे पास 6 टर्म्स नहीं है, हमारे पास 3 टर्म्स है, क्योंकि एक टर्म रिपीटेड है. चाहे हम 1 2 लिखे 2 1 लिखे एक ही बात है, 1 3 लिखे 3 1 लिखे एक ही बात है, 2 3 लिखे 3 1 लिखे एक ही बात है. तो हमारे पास 3 टर्म्स रह जाती है. तो हमें क्या करना होगा, हाफ टर्म्स कैंसिल करने के लिए इसे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर मैं इस फॉर्मूला में हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा. हैंस वर्क डन U मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज समेशन आई क्यू आई क्यू जे आर आई जे हाफ आई 1 2 3 एंड जे 1 2 3 आई not equal to J. This is the electric potential energy of the system of 3 charges. Electric potential energy of the system of 3 charges. Okay students, so this is the main formula. Now this is the when the system has 3 charges, Q1 Q2 and Q3. This is the amount of work done as the potential energy, electric potential energy. Now इसके बाद now when system has n charges, अगर सिस्टम के पास n number of charges हो, when the system has n number of charges, what will be the formula या expression for electric potential energy when the system has n charges? Now हमने 3 चार्जेस का फॉर्मूला पढ़ा, सिस्टम ऑफ चार्जेस का, तो हमें फॉर्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई क्यू जे आर आई जे समेशन 1 हाफ मल्टीप्लाई करोगे, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, पहले 3 तक गया था, अब n टाइम्स चला जाएगा, j 1 to n and I not equal to J. This is the expression when for the electric potential energy of the system when system has n number of charges. This is the concept. Okay students, now when the system has n number of charges, this is the amount of electric potential energy stored in the system of charges. Now this is the topic electric potential energy. It is very important from CBSE point of view. Okay students, this is the electric potential energy. Now अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जो यूनिट हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वैसे हम जूल में से काउंट कर सकते हैं, बट हमारे कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, unit of electric potential energy is the electron volt.
electron volt, and 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised power minus 19 जूल के बराबर होता है। 1.6 into 10 minus 19 जूल के बराबर होता है 1 electron volt. It is the unit of electric potential energy. It is the amount of energy gained or lost by an electron moving under potential difference of 1 volt. That is 1 electron volt, which is 1.6 10 to the power minus 19 joule. This is the unit of electric potential energy. Okay students, it is very important topic from CBSE point of view. Thank you very much.